तो आइए सीधे आज के विषय में उतरते हैं। आज हम जिस संस्कृति का विश्लेषण कर रहे हैं वो सिर्फ किसी एक इलाके की पहचान नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह मिट्टी की सौंधी महक, अपनों के लिए बेहिसाब प्यार और संघर्ष का एक ऐसा जीवंत सैलाब है जो आपको अंदर तक भिगो देता है। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी संस्कृति की। यूपी के पूर्वांचल से लेकर बिहार, झारखंड और यहाँ तक कि 7 समुंदर पार मॉरिशस और फिजी तक इसका डंका बजता है। इस गहराई को समझने के लिए हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे एक कहानी के जरिए जिएंगे। सोनबरसा गांव के गंगा बाबू की कहानी। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। फागुन बीत चुका है और चैत का महीना शुरू हो गया है। बलिया जिले का एक बेहद प्यारा सा गांव है सोनबरसा। गांव के बीचों बीच गंगा बाबू का एक बड़ा सा ड्योढ़ी वाला घर है और वहां से क्या खुशबू आ रही है, सत्तू, आम का अचार और एकदम शुद्ध देसी घी। शाम का वक्त है, चट्टी पर नीम के पेड़ के नीचे बथान सजा है और जैसे ही रामजतन बिरहा के सुर छेड़ते हैं, आह रामा चैतुमास बोले कोयलिया गूंजे अमुआ की डार। सच बता रहा हूं, ऐसा लगता है मानो इस एक धुन में सदियों का इतिहास और मिट्टी की पूरी तासीर घुल गई हो। और पता है, भोजपुरी लोक संगीत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये मौसम के साथ साथ अपना मिजाज बदलता है, एकदम कुदरत के आईने की तरह। एक तरफ होली का फगवा है, होड़दंग, मस्ती और गजब की ऊर्जा से भरा हुआ, लेकिन जैसे ही वसंत बीतता है और चैता आता है तो वही संगीत एक अजीब सी शांति और हल्के से विरह में ढल जाता है। ये सिर्फ गाने नहीं है, ये कुदरत के बदलने का और किसान की जी तोड़ मेहनत का एक संगीतमय जश्न है। अब इस कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, गंगा बाबू का बड़ा बेटा जो दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव वापस लौटता है। अब देखिए, भोजपुरी समाज में मेहमान को भगवान से भी बड़ा माना जाता है और यहाँ तो अपना ही खून लौट कर आया है। तो सोचिए घर में क्या माहौल होगा, खुशियों का जैसे सैलाब आ जाता है। और इस पूरे जश्न का जो सबसे बड़ा सेंटर होता है वो होती है घर की रसोई। और इस रसोई का सुपरस्टार कौन है? बिल्कुल सही, लिट्टी चोखा। लेकिन रुकिए, ये कोई आम डिश नहीं है, ये अपने आप में पूरा विज्ञान है। देखिए कैसे बनता है ये। सबसे पहले गेहूं के आटे की लोई में सत्तू, अजवाइन, कलौंजी, लहसुन और सरसों का तेल भरा जाता है। फिर दूसरा स्टेप, इसे गाय के गोबर के उपलों की धीमी धीमी आंच पर, जिसे गोइंठा कहते हैं, उस पर सेका जाता है। और तीसरे स्टेप में आग में भुने हुए गोल बैंगन, टमाटर और आलू को कच्चे सरसों के तेल और हरी मिर्च के साथ मैश करके चोखा बनता है। गंगा बाबू तो हंसते हुए कहते हैं कि भाई जिसने इसे खा लिया उसका इम्यून सिस्टम तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। स्वाद और सेहत का एकदम अचूक फॉर्मूला। अब जरा इस थाली को इमेजिन कीजिए, एकदम गर्मा गर्म आग से निकली लिट्टी और उसे सीधे डुबोया जाता है एकदम शुद्ध देसी घी में। साथ में वो तीखा कच्चे सरसों के तेल की महक वाला चोखा और आखिर में मुंह मीठा करने के लिए अनरसा और पिठिया जैसी पारंपरिक मिठाइयाँ। मतलब ये जो भोजपुरी थाली है ये बताती है कि सादगी में भी वो जादू हो सकता है जिसके आगे बड़े बड़े 5 स्टार होटल का मेन्यू भी फीका पड़ जाए। खैर, खाने पीने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिंदगी के संस्कारों की। उसी शाम एक और खुशी दस्तक देती है। गंगा बाबू के भाई के घर एक पोते का जन्म होता है और यहाँ जन्म का मतलब है सोहर। गांव की औरतें आंगन में एक साथ बैठती हैं और बिना किसी गिटार या कीबोर्ड के सिर्फ एक ढोलक की थाप और अपनी आवाज़ों के कमाल से वो माहौल बना देती हैं जो सीधे आपकी रूह को छू ले। जुग जुग जियसु ललनवा। जब ये गूंजता है तो समझ आता है कि इस मिट्टी में जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को संगीत में पिरोया गया है। और सोहर के ठीक बाद महफिल जमती है झूमर की। अब ये झूमर क्या है? ये असल में महिलाओं का अपना एक बहुत ही खास आज़ाद कोना है। यहाँ वो पारंपरिक घूंघट की ओट में ही सही, लेकिन एकदम खुलकर थिरकती हैं। अपने सुख, अपने दुख, अपनी हर खुशी को वो इन गीतों के जरिए बाहर लाती हैं। गंगा बाबू की बहू, जो पूरी तरह से शहर में पली बढ़ी है, वो ये सब देखकर एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि ये महिलाओं की ताकत और उनके आपसी जुड़ाव का बहुत ही सच्चा और रॉ रूप है। तो आपने एक बात नोटिस की, इस संस्कृति में हर एक जज्बात के लिए एक गाना है। मॉनसून आया, रिमझिम बारिश हुई तो पेड़ों पर झूला डल गया और कजरी शुरू हो गई, जिसमें मायके की याद और ससुराल का विरह दोनों हैं। वहीं जब बेटी की विदाई होती है, जिसे गौना कहते हैं, तब जो समदाउन गाए जाते हैं यकीन मानिए वो इतने दर्द भरे होते हैं कि पत्थर दिल भी पिघल कर रो पड़े।
लेकिन रुकिए, यहाँ सिर्फ आंसू नहीं है, शादियों में गारी भी गाई जाती है। ये मजेदार छेड़छाड़ वाले गीत होते हैं जो दूल्हे वालों को चिढ़ाने और माहौल को एकदम ठहाकों से भरने के लिए गाए जाते हैं। मतलब पूरा इमोशनल स्पेक्ट्रम है यहाँ। चलिए, संगीत की इस मिठास से निकलकर अब थोड़े गंभीर और गहरे पहलू पर आते हैं। साहित्य और रंगमंच। शाम ढलते ही गांव के स्कूल के मैदान में एक नाटक शुरू होता है। और ये नाटक कोई मामूली नाटक नहीं है, ये रचना है भिखारी ठाकुर की। क्या आप जानते हैं, इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। 20वीं सदी के इस महान कलाकार ने सिर्फ लोगों का मनोरंजन नहीं किया, बल्कि अपने नाटकों से बाल विवाह, दहेज और पलायन जैसी भयंकर कुरीतियों पर सीधा और करारा प्रहार किया। उनका असर सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं था, उन्होंने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। और इनकी सबसे आइकॉनिक रचना कौन सी है? वो है बिदेसिया। इसमें एक बहुत ही पुरानी लोक कला लौंडा नाच देखने को मिलती है, जहां पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर बहुत ही भावुक अभिनय करते हैं। जब स्टेज पर वो नायिका रोते हुए अपने पति के कलकत्ता जाने का दर्द सुनाती है, जौन दिन सैया गैले कलकत्तवा, तो मैं आपको बता नहीं सकता, पंडाल में बैठे हर इंसान की आंखें भर आती हैं। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये उस दर्द की जीती जागती तस्वीर है जो इस मिट्टी के न जाने कितने परिवारों ने झेली है, अपनों को रोजी रोटी के लिए दूर जाते देखकर। लेकिन इन तमाम संघर्षों और विरह के बीच एक ऐसी ताकत है जो उस पूरी संस्कृति को जोड़े रखती है, और वो है छठ महापर्व। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये इस मिट्टी की रीढ़ है, और इसके 3 बहुत बड़े पिलर्स हैं। पहला, समानता। घाट पर एक करोड़पति और एक दिहाड़ी मजदूर दोनों एक ही नदी में एक ही लाइन में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा, प्रकृति की पूजा। कोई मूर्ति नहीं चाहिए, बस बांस का सूप और खेतों में उगने वाली ताजी सब्जियां। और तीसरा पिलर है पवित्रता। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व शुद्धता और अनुशासन का एक ऐसा महासागर है जिसकी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल है। और छठ के बारे में एक और बात है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसका फलसफा। दुनिया भर में लोग उगते हुए सूरज को तो सब पूजते हैं, है ना? लेकिन छठ इकलौता ऐसा पर्व है जहां डूबते हुए सूरज को भी उतनी ही श्रद्धा से अर्घ्य दिया जाता है। ये हमें सिखाता है कि जो चक्र खत्म हो रहा है, जो समय बीत गया है, उसका सम्मान करो और फिर अगली सुबह एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत का जश्न मनाओ। सोचिए, ये दर्शन अपने आप में कितना गहरा और कितना मॉडर्न है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपके भी मन में एक सवाल आ रहा होगा, और यही सवाल रात के खाने के बाद गंगा बाबू के पोते ने भी उनसे पूछा। उसने पूछा कि दादाजी, अगर हमारी संस्कृति इतनी महान है तो आज टीवी और इंटरनेट पर ये फूहड़ और कमर्शियल गाने ही क्यों छाए हुए हैं? क्या हमारी आधुनिक भोजपुरी संस्कृति की पहचान सिर्फ यही बनकर रह गई है? ये वो पॉइंट है दोस्तों जहां हमें बाजार की बनाई हुई रूढ़ियों के पार देखना ही होगा। इस सवाल पर गंगा बाबू ने जो जवाब दिया ना, वो हम सबको सुनना चाहिए। उन्होंने समझाया कि बेटा, आज जो तुम ये फूहड़पन देखते हो, ये सिर्फ और सिर्फ बाजारवाद का शोर है। हमारी भाषा, हमारी असली भोजपुरी तो संत कबीर की उन गहरी साखियों में बसती है। ये महापंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे दिग्गजों के साहित्य से सींची गई है। गुरु गोरखनाथ की आध्यात्मिक जमीन पर यह फली फूली है। इस भाषा की जो असली गहराई है ना, वो आज के इस थोथे शोर शराबे से कहीं ज्यादा विशाल और पवित्र है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है हमारी गिरमिटिया विरासत। अंग्रेजों के जमाने में जिन मजदूरों को अपना घर, अपना देश छोड़कर जाना पड़ा, वो अपने साथ कोई बैंक बैलेंस या हथियार लेकर नहीं गए थे। वो क्या लेकर गए? वो अपनी पोटली में बांध कर ले गए रामचरितमानस, अपने सपनों में लेकर गए छठ का पर्व, और अपनी जुबान पर लेकर गए अपनी भोजपुरी। और आज देखिए, सूरिनाम, त्रिनिदाद, फिजी और मॉरिशस जैसे देशों में इस संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वहां इसे आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है। वहां के बड़े बड़े नेता आज फख्र से भोजपुरी बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। अगली सुबह जब दिल्ली लौटने का वक्त होता है तो एक बहुत ही खूबसूरत सा सांस्कृतिक जागरण देखने को मिलता है। गंगा बाबू का वो पोता उनके पैर छूता है और एकदम ठेठ शुद्ध भोजपुरी में उनसे वादा करता है कि उसे अपनी इस विरासत पर अब बहुत गर्व है और वो अपनी जड़ों की तरफ बार बार लौटेगा। ये छोटा सा पल हमें बताता है कि जब आप अपनी असली विरासत को सही से जान लेते हैं तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और बचता है तो बस एक बहुत ही गहरा अटूट गर्व। तो जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसी संस्कृति जो हमें टूटने पर भी मुस्कुराना सिखाती है, जो सबको एक समान मानकर गले लगाती है, उस मिट्टी को हम कैसे सहेजें?
आज की ये मॉडर्न जनरेशन इन बाजारू स्टीरियोटाइप से आगे बढ़कर अपनी इस बेहद अमीर, बेहद गहरी भाषाई विरासत को कैसे अपना सकती है? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये सवाल हमें अपनी खुद की जड़ों को टटोलने का मौका देता है।